कभी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी कि इंसान ये पूछे कि मेरे माँ बाप के साथ मेरा संबंध कैसे अच्छा मैं बनाऊं या बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो कभी कोई सवाल नहीं करता। तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि मतलब इंसान ये कैसे जान सकता है कि एक होता है कि ठीक है अनबन रहती है घर वालों के बीच में, वो एक अलग चीज़। हमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का जो है उनके माँ बाप के साथ या बहन के साथ या भाई के साथ नहीं रिश्ता अच्छा रहा, तो अगर नहीं रहता है तो उनको कैसे वो अच्छा कर सकते हैं। जय श्री राम। शास्त्री जी, मेरा आपसे मतलब एक सवाल है। मतलब मैंने हमारे ऑफिस में बहुत से लोग आते हैं तो वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनके पार्टनर के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, उनके दोस्तों के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, मतलब आगे भविष्य के कि उनके बच्चे उनका ध्यान रखेंगे नहीं। बट कभी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी कि इंसान ये पूछे कि मेरे माँ बाप के साथ मेरा संबंध कैसे अच्छा मैं बनाऊं या बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो कभी कोई सवाल नहीं करता। तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि मतलब इंसान ये कैसे जान सकता है कि एक होता है कि ठीक है अनबन रहती है घर वालों के बीच में, वो एक अलग चीज़। हमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का जो है उनके माँ बाप के साथ या बहन के साथ या भाई के साथ नहीं रिश्ता अच्छा रहा, तो अगर नहीं रहता है तो उनको कैसे वो अच्छा कर सकते हैं। जैसा बहुत अच्छा सवाल है ये, आजकल लोगों को जानना भी चाहिए। जो हमारा 11वां भाव होता है वो हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। जब भी 11वें भाव का स्वामी जब हमारे लग्न में बैठेगा तो हमें 11वें नंबर की चीज़ों से हमको पीड़ा आएगी। इस कारण से जब भी बड़ा भाई जो हमारा भाई होता है वो मंगल होता है और भाई और बहन मंगल होते हैं, और मंगल को अगर देखा जाए तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो रिश्ते का सबसे बड़ा कारक है। जब भी हम ज़्यादा स्पाइसी तली भुनी चीज़ें या हम ज़्यादा ही मतलब इस तरीके का भोजन करते हैं तो एक तो हमारा मंगल खराब होता है, दूसरा हमारा मंगल जो खराब होता है वो छोटी छोटी बातों पे जब हम गुस्सा करने लगते हैं तो हमारा मंगल खराब हो जाता है। और जब हमारा मंगल खराब होता है तो हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इन रिश्तों को सही मजबूत बनाने के लिए सर्वप्रथम मंगल के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मंगल क्रोध है और क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें। और दूसरी चीज क्या है कि प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीप जलाएं और दीप जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि हमारे माता पिता, जैसे जो हमारी माता होती हैं वो चंद्रमा है और हमारे जो पिता हैं वो सूर्य हैं, यानी चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया और जो हमारा पिता है वो पंचम भाव का। तो इस कारण से क्या होता है कि जब भी हम सूर्य देर में सो करके उठते हैं और उसके साथ साथ में हम सुबह सही टाइम पे स्नान नहीं करते और सूर्य देव को प्रणाम या जल नहीं डालते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा सूर्य खराब हो जाता है। और जब हमारा सूर्य खराब हो जाता है तो हमारे पिता के साथ अनबन हो जाता है। और पिता के साथ अनबन होने का मतलब कि हमारे को कहीं ना कहीं जीवन के अंदर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन पावर से हमको दिक्कत आएगी, या हमको केंद्र सरकार से भी दिक्कत आ सकती है, या स्वयं का बड़ा पुत्र जो है नुकसान दे सकता है। तो इस कारण से हमेशा पिता की सेवा करते रहना चाहिए और पिता के साथ में अच्छा संबंध बना के रखने से आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सूर्य खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है। आपने देखा जो छोटी छोटी बातें उनके मन में आती है और इरिटेट खुद रहते हैं, दूसरों को भी करते हैं, ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा है। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव का लग्न में चला जाएगा तो वो चतुर्थ उस भाव से उस व्यक्ति को दिक्कत जरूर देगा। अगर स्वाग्रही है, कर्क लग्न की कुंडली है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लग्न की अगर कुंडली है तो वो परेशानी पैदा करेगा। अगर सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य अगर लग्न में बैठा है तो आपको पिता के साथ वैचारिक मतभेद करवा सकता है, परंतु पिता के साथ प्यार अच्छा बना के रखेगा। अब तीसरा समस्या यह है कि जैसे हम अपने कुटुंबी को करते हैं, कुटुंब भाव हमारा द्वितीय भाव है। जो व्यक्ति किसी भी चीज को अस्त व्यस्त रखता है, इधर पड़ी है उधर पड़ी है, उसका केयरिंग नहीं करना, चीजों को फैला के रखना, तो इससे क्या होता है कि उनका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र हमेशा कहता है नियंत्रण करना, नियंत्रण। शुक्र हमारे सौंदर्यता का कारक होता है। जब हम इन चीजों को फैला देते हैं तो हमारा कुटुंब जो है
वो हमसे पीड़ित हो जाता है। यानी द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। शुक्र पार्टनर भी तो होता है, तो हमसे दिक्कत पैदा करेगा, वहां पर दिक्कत आएगी। अब जैसे शुक्र की बात अगर हम करते हैं तो शुक्र क्या होता है कि उसी कुंडली में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का भी स्वामी होता है। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी आएगा, तुम अपने पार्टनर के साथ सही संबंध नहीं रखते हो तो तुम्हारा शुक्र खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा पार्टनर के साथ आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अब जो चौथा सवाल है वो ये है कि हमारा पड़ोसी, जो हमारा पड़ोसी है वो हमारा तृतीय भाव है। तृतीय भाव से हम अपने पड़ोसी के बारे में पता करते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं कि जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं रहता, लेकिन अक्सर उनका उनके पड़ोसी से नहीं पटता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, इनमें से अगर कोई भी ग्रह तुम्हारे तृतीय भाव में बैठा है तो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कितना भी उकसाएगा झगड़ा करने के लिए, लेकिन तुम कभी नहीं करोगे, क्योंकि ये सौम्य ग्रह बैठे हैं इसलिए। और हमेशा आप बातों को टाल दिया करोगे, कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं, बोलने दो, करने दो, इस तरीके का होगा। लेकिन अगर वहां पर कहीं मंगल बैठा है, शनि बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु अथवा केतु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को पड़ोसी के साथ झगड़ा जरूर होगा और पड़ोसी के साथ लड़ाई जरूर होगा उनका। लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं इसको रोका जा सकता है। तो सर्वप्रथम क्या है कि तृतीय भाव जो होता है, आपका अगर पड़ोसी से परेशानी है, झगड़ा हो ही रहा है, तो तृतीय भाव एक मूवमेंट का भी है। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आप जो है मॉर्निंग वॉक पे निकल जाया करें या कभी कभी छोटी छोटी यात्राएं कर लिया करें। उससे क्या होगा कि आपका जो पड़ोसी है वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और अगर परेशान कर रहा है तो धीरे धीरे वो शांति में आ जाएगा, क्योंकि आपको तृतीय भाव की रेमेडी करना है। तो जैसा कि अब सवाल ये होता है संतान को लेकर के, आपने कई बार देखा है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके मकान दुकान बनाता है, अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा देता है, और अंत में क्या होता है कि उस व्यक्ति को किसी कारणवश या तो वो बीमार पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो उसकी संतान जो होती है वो ऐसी संतान निकल जाती है। कोई कोई संतान तो 1 रुपए को 5 रुपए में कन्वर्ट कर देता है, और कोई कोई संतानें ऐसी हो जाती हैं कि 5 रुपए को चवन्नी में कन्वर्ट कर देता है, माने संपत्ति का नुकसान कर देता है। तो ये जो पंचम भाव है, ये सर्वप्रथम क्या है? ये सर्वप्रथम पूर्व संचित हमारा कर्म है, जो हम कर्म करके आए हैं। तो जब हम पंचम भाव संतान है, तो यहां पर जो आपको कष्ट देगा, जो आपको पीड़ा देगा, वो आपकी संतान देगी आपको पीड़ा। और अगर देखा जाए तो हमारी जो संतति जो है, जो हमारी उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति का कारक सूर्य है और पंचम भाव सूर्य का है। तो जो व्यक्ति सूर्य के सम्मुख मल और मूत्र का त्याग करते हैं, उससे क्या होता है कि सूर्य उनका खराब हो जाता है और उनकी संतान जो है नकिष्ट हो जाती है और उनको काफी पीड़ा पैदा करती है। तो जैसे अगर पंचम भाव में किसी का सूर्य बैठा हो, तो सूर्य बैठा है लेकिन उसके साथ भी, क्योंकि वो उस घर का मालिक नहीं है, अगर उस घर का मालिक होगा, जैसे मान लिया कि जो हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें पंचम भाव का स्वामी सूर्य हुआ, लेकिन यह बताया गया कि पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो बड़ी संतति का नुकसान करवाता ही करवाता है, क्योंकि हर जगह का सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देता है। जैसे ऋषि पराशर जी कहते हैं कि 3, 6, 11 का सूर्य फल देने में बहुत समर्थ होता है और किसी के भी किए हुए पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। तो इसी तरीके से पंचम भाव होता है आपका पूर्व संचित कर्म। आपने जो कर्म किया है उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप नवम भाव के चीजों को मेट सकते हो, पूजा पाठ जप तप, किसी से आशीर्वाद लेकर के, पर आप पास्ट लाइफ के कर्म को लेकिन नहीं हटा सकते। पंचम भाव को आप कभी भी नहीं हटा सकते,
क्योंकि आपने उस जन्म को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए जब भी तुम्हारी संतान और पिता से संबंधित या केंद्र से संबंधित जब भी दिक्कत आए, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए सूर्य की उपासना, यानी सूर्य गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य को जल देना और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको राम जैसा अगर आपको पुत्र चाहिए तो आपको दशरथ की तरह तपस्या भी करना पड़ेगा। बिना तपस्या का जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि पंचम भाव जो है, मतलब अगर उसको देखा जाए तो पंचम भाव हमारा पुत्र है और दसम भाव हमारा कर्म है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल हमको मिलेगा। इसलिए दशमेश भाव को खूब मजबूत रखना चाहिए। अगर वो जितना मजबूत होगा आपको उतना अच्छा फल देगा। लेकिन अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो प्रायश्चित का जो ग्रह है, जो हमारे कर्म को मतलब जो है प्रायश्चित करवाता है, वो सूर्य है। अगर सूर्य का आप आराधना करते हो तो आपका कर्म भाव जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको जो कष्ट मिलना है उसमें कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी आप ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे तो खैर हमने बात कर ली। जो हमारा एक और टॉपिक है वो ये कहता है कि जो जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसमें बहुत से शादियों का टाइम चल रहा है, बहुत से लोग शादियां कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह या आपके कुंडली में एक बहुत अच्छा योग जो देखा जाए लड़के के इसमें कि हाँ, जैसे मैं अगर कोई मेरी डॉटर है तो मैं उसके लिए अपने लड़के मतलब किसी लड़के की कुंडली में ऐसा क्या चीज़ देखूं, सब चीज़ें हटा के बस एक चीज़ अच्छा देखूं कि हाँ ये मेरी डॉटर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि लड़की, अगर मान लिया लड़के का कुंडली है तो लड़के के कुंडली में जो पत्नी होता है वो शुक्र होता है। आपको शुक्र की युक्ति देखना चाहिए कि शुक्र कहाँ है। और दूसरी चीज, आपका जो कुंडली है, लड़के की जो कुंडली होती है उसमें जो पत्नी होती है, मतलब जो पति होता है लड़की की कुंडली में, वो गुरु होता है। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि लड़की की कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है और लड़के के कुंडली में ये देखना होगा कि शुक्र कहाँ बैठा है। अगर शुक्र की युक्ति लड़के की कुंडली में बहुत बढ़िया है और उनकी कुंडली में गुरु का बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि रोमांस का ग्रह जो है, जो हमारे मन में रोमांस पैदा करता है, वो कौन है? शुक्र है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोमांस की जो उत्पत्ति होती है वो मन से होता है। जब तुम्हारे मन में आएगा तो आप अपने डिजायर्स को बढ़ाएंगे और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट आप अपने मन में चलाएंगे। तो मन का कारक चंद्रमा होता है। तो इसलिए कुंडली मिलान करते समय ग्रहों का जो चयन किया जाता है वो आप गुरु, शुक्र और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों पर जरूर ध्यान रखें। तो क्या होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है ये पूर्णतया सफल रहेगा। अन्यथा अगर कहीं मान लिया कि लड़की की कुंडली में गुरु पीड़ित है और शुक्र की कुंडली और लड़के की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, तो क्या होगा कि इनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा और इनको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। इसलिए गुरु शुक्र की युक्ति बहुत जरूरी है। जब गुरु शुक्र की युक्ति बढ़िया बनेगा तो अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि गुरु बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर देखा जाए कुंडली के अंदर तो गुरु कुछ मामले में अच्छा होता है। बाकी शुक्र जो है गुरु से भी पावरफुल ग्रह है, क्योंकि शुक्र जो है बहुत पावरफुल है। जो यश, वैभव, आप जो देख रही हैं, गाड़ी, मोटर, बैंक बैलेंस, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीजें जो आप देख रही हैं, सुंदरता, ये सब चीजें शुक्र है। इसलिए गुरु से शुक्र काफी बलवान है। और गुरु शुक्र की जब युक्ति बन जाती है किसी भी कुंडली में तो बहुत अच्छी युक्ति इसको माना गया है। क्योंकि गुरु जो होता है वो क्या है? आपका ज्ञान, और शुक्र क्या है? आपका पैसा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान से पैसा कमाता है, जैसे ज्योतिषी होना, जैसे मान लिया कोई कथावाचक बन जाना, जैसे मान लिया किसी धर्म को लेकर के चलना। तो इन सब चीजों में अक्सर अगर देखेंगे तो गुरु शुक्र का योग बहुत अच्छा योग होता है। तो विवाह में गुरु शुक्र चंद्रमा का योग अच्छा होना बहुत बढ़िया है।
और जिनकी कुंडली में ऐसा होता है उनका वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है और जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, मतलब फिर ऐसे कौन से घरों में शुक्र और गुरु अच्छा रहता है, जैसे पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, अगर वैवाहिक जीवन से देखा जाए तो? देखिए सर्वप्रथम क्या होता है कि ये चीजें ऐसे नहीं होता है कि जैसे आजकल यूट्यूब पे है कि वृषभ राशि वाले ये करेंगे, मेष वाले ये करेंगे, तुला वाले वो करेंगे, और उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए क्या है, लोगों का विश्वास ज्योतिष से हट रहा है। सर्वप्रथम क्या होता है कि कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है कि लग्नेश शुक्र जो होता है बहुत अच्छा होता है, आपको धन देगा। द्वितीय शुक्र बहुत बढ़िया होता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। तृतीय शुक्र आपके मन के अंदर जो है वो कामुकता पैदा करेगा। चतुर्थ सुख जो है बहुत अच्छा सुख देगा। पंचम भाव का जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको जो है अनैतिकता की तरफ या जो है लव मैरिज की तरफ या आपको एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ ले जाएगा। छठा भाव जो होता है वो भी यही करेगा। तो ये सब चीजें क्या है कि हाँ ठीक है लिखा है, लेकिन हो सकता है कौन सा कहां पर उच्च का बैठा है और कौन कहां पर कैसा बैठा है, ये युक्ति देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है नक्षत्र, कि कौन किसके नक्षत्र में बैठा है। तो इसलिए यह कहना संभव होता है कि कहां का शुक्र बढ़िया होता है और कहां का गुरु। अगर सपोज करो किसी की कुंडली में कर्क का गुरु है, उच्च का गुरु बैठा है, लेकिन उसकी राशि किसकी है, उसका जो बैठा हुआ है जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो आपको क्या करेगा, आपको बहुत बहुत मतलब जो है रगड़ेगा, बहुत रगड़ घिस करके तब आपको तरक्की देगा। तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इन चीजों से पता नहीं चलता है, पता चलेगा कुंडली देख करके ही कि कहां का शुक्र बढ़िया है और कहां का नहीं बढ़िया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है, लोग शादी विवाह कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ये कहूंगा कि आपने किसी पंडित से या किसी ऐसे विद्वान से मुहूर्त दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने कभी भी किसी मुहूर्त पर कार्य किया ही नहीं। जब मुहूर्त आपका 10 बजे है तो 10 बजे आप बैंड बाजा के साथ डिस्को कर रहे हो, और तब जब वो मुहूर्त बीत जाता है तो उसके बाद तुम शादी करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब जयमाल का सिस्टम नहीं होता है तब तुम जयमाल कर रहे होते हो। तो आजकल 99% जो शादियां हो रही हैं वो शादी ऐसी हो रही हैं बिना मुहूर्त की। तो इसलिए किसी से पूछने की जरूरत क्या है। आप कहोगे कि पंडित जी से मैंने पूछा था, कुंडली मैंने मिलाया था, 27 गुण मिल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद भी सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर नहीं किया गया। इसलिए सदा ध्यान रखें कि हर कार्य शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर करें। उससे क्या होगा कि आपके पितरों का, आपके देवताओं का, आपको ग्रहों का ब्लेसिंग प्राप्त होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।